खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया दी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। आज अगस्त की 9 तारीख है, मंगल का दिन है, सन 2022 है और मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। सभी नाज़रीन, आज की अहम नशरियात में जहां मुहर्रमुल हराम के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर होगी, तवारीख़ी पस मंज़र से भी आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरों से बाखबर करेंगे और इसके साथ साथ कौमी सतह पर सियासत किस तरीके से चल रही है और मुल्की सतह पर बड़े लीडरों के असासे क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को हम आपके सामने रखेंगे और आप लगातार हमारा साथ देते रहेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां आप खबर पढ़ सकते हैं वहीं पर लाइव नशरियात को देख भी सकते हैं और हमारे साथ आप ज्वाइन भी वहां से कीजिएगा। ज़रूर अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, अपनी बात ज़रूर रखिएगा, ताकि आपकी जो बात होती है, आपका जो तनकीद होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी खामियां हमें पता लगती है कि हमने मज़ीद किस तरीके से बेहतर करना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका है, गुलिस्तान न्यूज़ आपकी है और आप खुद ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से इसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। फ़िलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और हस्ब दस्तूर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, और हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे आपको मेरे साथी आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम करते हैं आपका प्रोग्राम सलाम जेके में। आज सबसे पहले नज़र डालेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में। हमेशा की तरह आज भी आपको बताएंगे कि 9 अगस्त पर क्यों बात करना ज़रूरी है। जो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज की तारीख है वो तो आपके सामने है ही, लेकिन अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन को जब हम देखते हैं तो कुछ अहम वाक़यात हमारे सामने हैं। 1953 में आज ही का दिन था जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई। वज़ारत उज़्मा के ओहदे से 8 तारीख को हटाया गया और 9 को गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जेल भेज दिया गया उन्हें। 1949 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर एडमिरल जनरल चैटरम्स की सालसी कबूल की थी और इसलिए जम्मू कश्मीर के एतबार से आज का दिन काफ़ी अहम, क्योंकि सरहद के उस पार भी पेशरफ्त हुई और यहाँ पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार किया गया था। 1989 में मक्का मुकरमा में एक बम धमाका हुआ, एक हाजी शहीद और 16 ज़ख्मी हो गए थे और अपनी नवीयत का ये पहला इस तरह का धमाका था जो मक्का में कॉम्प्लेक्स के नज़दीक हुआ हो। और 1945 में आज ही का एक दिन जो कि तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी जापान के अंदर लेकर नहीं आया था, जब बैटमैन नाम से जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम अमेरिका की तरफ से गिराया गया। यानी आज एक और बरसी है तो उस दिन को भी याद किया जा रहा है। और तकरीबन जो 1,80,000 के करीब इस दूसरे धमाके में, पहले जो हिरोशिमा में 4 अगस्त को गिराया गया था उसमें भी जो 3,40,000 के आसपास लोग मुतासिर हुए थे, इस दूसरे हमले में भी 1,80,000 के आसपास लोगों की जान चली गई थी। 1971 में आज ही का दिन था जब भारत और पाकिस्तान ने दोस्ताना मुआहदे पर दस्तखत किए। 9 अगस्त को 1969 में कोलकाता की यादगार क्षेत्र लोनी का नाम तब्दील कर दिया गया। इसे शहीद मीनार कहा जाता है जो आज तक जारी है और ये नाम बदला गया था 9 अगस्त साल 1969 को। इसी तरीके से 1973 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने मरीख 7 का तजुर्बा आज के दिन किया। कामयाबी के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में एक कदम और सोवियत यूनियन आगे बढ़ा। 9 अगस्त 1973 को ये बड़ी पेशरफ्त हुई और 1831 में अमेरिका के अंदर पहली मर्तबा भाप के इंजन वाली ट्रेन चलाई गई। यानी 9 अगस्त 1831 को आज राब्ते बहाल करने के लिए टेक्नोलॉजी में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अमेरिका के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई और एक ट्रेन चली जिसका इंजन भाप पर चलता था। इसके बाद हालांकि कोयले की ट्रेन भी काफ़ी वक्त तक चलती रही जो आज भी बहुत सारे हिस्सों में चलती है, लेकिन भाप के इंजन वाली ट्रेन का आगाज़ 1831 में हुआ था और इसके बाद इसका तजुर्बा दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में किया गया। शुरुआत 9 अगस्त 1831 को हुई थी।
तो ये आज के दिन के हवाले से बात थी, माजी में क्या कुछ हुआ है और इसलिए आज के दिन को याद करना ज़रूरी था। लेकिन आज दिन भर क्या रहेगा इस सूरत हाल पर भी बात करते हैं, क्योंकि आज यौम आशूरा है। और सबसे पहले आपको आज मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी जुलूस व मजालिस का सिलसिला जहां पर गुज़श्ता कई रोज़ से जारी है, जम्मू कश्मीर से ही खबरों का आगाज़ करते हैं आज के दिन के हवाले से। सबसे पहले बात, चलिए जी, सबसे पहले आज बात करते हैं यौम आशूरा की तकरीब के हवाले से। और यौम आशूरा यानी आज 10वां मुहर्रम है और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जुलजना के बड़े जुलूस बरामद किए जाएंगे। और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर जहां पूरे मुल्क के अंदर इंतजामात किए गए हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जम्मू ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी आज थोड़ी देर के बाद जुलजना के जुलूस बरामद होना शुरू हो जाएंगे, जहां पर इंतज़ामिया ने माकूल और मुनासिब इंतजामात किए हैं। वहीं पर वादी कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, बारामुल्ला, कुपवाड़ा के अंदर भी आज जुलजना के बड़े जुलूस बरामद किए जाएंगे। सबसे दो बड़े जुलूस, जो मरकजी जुलूस जहां पर सबकी नज़र रहती है, वो ज़िला बडगाम है और ज़िला श्रीनगर है। इंतज़ामिया की तरफ से साफ कर दिया गया कि मुहर्रम के ताज़िया जुलूसों को निकालने के हवाले से माकूल और मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। शहर श्रीनगर के अंदर जडीबल इलाके के अंदर इंतज़ामात को रात देर गई, हतमी शक्ल दे दी गई है और इस वक्त वहाँ पर जुलूस बरामद करने की तैयारियाँ ज़ोरों पर है। श्रीनगर शहर के सिर्फ आबी गुजर इलाके के आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी दस्ते, इजाफी दस्ते जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो 10 मुहर्रम का ताज़िया का जुलूस आबी गुजर से बरामद होता है, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उस पर पाबंदी है। बाकी मानदा तमाम तर इलाकों से जुलूसाए अज़ाब बरामद करने की तैयारियों में अज़ादार जो है वो जुड़े हैं। रात भर शबखानी की मजलिसें हुई हैं, दुआया कलमात हुए हैं और इस्तिग़फ़ार की कई जगहों पर मजलिसें भी देखी गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज का दिन इंतहाई अहम है, जहां ज़ोहर और असर की नमाज को एक साथ अदा किया जाएगा और उसके फ़ौरन बाद जो है खुसूसी इज्तिमात का एहतमाम भी किया जाएगा। श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो जडीबल, हसनाबाद इलाका, जडीबल इलाका और उसके साथ साथ जब हम बडगाम की बात करते हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द शिया कम्युनिटी है बडगाम के टाउन के आसपास के इलाके के अंदर, वहाँ पर इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। मुहर्रम अल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला साल है और 10 मुहर्रम को नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों 72 जानिसारों की शहादत हुई थी। और इस सिलसिले में आज के दिन को जहाँ पूरी दुनिया के भी अंदर भी मनाया जा रहा है और बरसगीर के अंदर भी आज बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के अंदर भी इस तरीके की तकरीबों का एहतमाम हो रहा है। सबसे पहले बडगाम चलेंगे हम, जहां से हमारे साथ हमारे साथी मोहम्मद अशरफ जुड़े हैं। कल से लगातार सोशल मीडिया पर भी आपको अपडेट करते हैं, रात देर गए भी अपडेट उन्होंने किया। इस वक्त क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है, क्योंकि सबसे बड़ा इज्तिमा अगर आप इस वाले बेल्ट में देखेंगे, सेंट्रल कश्मीर वाले बेल्ट में, तो आपको बडगाम दिखेगा, जहां पर हज़ारों की तादाद में जुलजना के जुलूस में लोग शिरकत करते हैं और नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की जाती है। जी, बहिश्त ज़हरा पार्क जो डिप्टी कमिश्नर बडगाम के दफ्तर के बिल्कुल मुतसिल है, आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़वी उसकी पेशवाई करते हैं और उसके बाद इमाम बारगाह तक वो जुलूस जो वो चलता है और शाम होते हुए इख्तिताम वहाँ पर हो जाता है। तो सीधे चलेंगे इस वक्त बडगाम। सबसे पहले ज़रा बडगाम की सूरत हाल से आपको बाखबर करते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए। कहाँ पर अभी आप हैं और क्या कुछ तैयारियाँ हैं, कितना वक्त अभी लगेगा जब जुलूस बरामद होगा? देखिए गवर, मैं इस वक्त बडगाम के मिरगुन इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ देर के बाद करीबन 1 घंटे के बाद जो यहाँ से जुलजन शरीफ बरामद होगा, जो कि सीधा जो है बडगाम तक जाएगा। करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है जो उसको तय करना है। अभी जो है इस वक्त बाबुल उलूम जहाँ से जुलूस बरामद होगा, इस वक्त यहाँ पर मरसी खानी हो रही है। कुछ देर के बाद यहाँ पर अंजुमन शीर्षान के सदर आगा सईद हसन भी आएंगे और वो यहाँ पर वाज खानी करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है जुलजना शरीफ बरामद होगा। जो अज़ादारों की तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है जुलजना आलमी शरीफ बरामद हुए। जैसे वो इख्तिताम पजीर होंगे उसके बाद जो है बडगाम का रुख किया जाएगा। इस वक्त बेमना में है
इजगाम में है, ऐसे जहां पर भी शिया डोमिनेटेड एरियाज है, गांव है, वहां पर इस वक्त जो है जलसे जुलूस इस वक्त लगातार चल रहे हैं। वही जैसे खत्म होने के बाद, इख्तिताम पजीर होने के बाद वो बडगाम का रुख करेंगे और बडगाम में हजारों की तादाद में आज के दिन जो है इस जुलजना शरीफ में शिरकत करते हुए, नवाखानी करते हुए, सीना को भी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। अगर हम इंतजामिया की बात करें तो लगातार जो है इंतजामिया की तरफ से सफाई हो, पानी का इंतजाम हो, या पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, पुलिस की इजाफी नफरी लाई गई है ताकि अज़ादारों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त उसी बाबुल उलूम से मैं हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मरसी खानी हो रही है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मरसी खानी होती है वो इस वक्त चल रही है। कुछ देर के बाद जो आगा साहब यहाँ आएंगे वो वाज तबलीग करेंगे, उसके बाद जो यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर जुलजना शरीफ निकलेगा जो कि रात देर गई तक बडगाम पहुँचता है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ अज़ादार है, इनसे बात करते हैं आज के दिन क्या हाल है। जी, आपका नाम? सईद अली। सईद अली, ये बताया आज आशुरा है, क्या कुछ मैसेज है करबला से आज निकल के आई है? कुल अर्जन करबला कुल यौम आशुरा, आज एक अजीम दिन है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ ये मंसूब है, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवास है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनको बेदर्दी से आज ही इसी दिन करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद किया गया और इनके मस्तूरातों को असीर बनाया गया। इसीलिए आज ना मुसलमान बल्कि तमाम इंसानियत रो रहा है इस दिन पे, और तमाम जो भी इंसानियत है आज इस सोग में शरीक हमारे साथ है। और हम इंतज़ामिया से बहुत शुक्रिया अभी तक करता हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत सफाई भी है और आज़ादार उनके लिए और फैसलिटी भी रखा है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह शाम तक ये हमारे साथ देंगे। और आज देखते हैं आज कितने आज़ादार हो रहे हैं और खाक अपने बरसर है और रो रहे हैं हमारे दिल, क्योंकि जनाब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवास है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। अशरफ, ये बताइएगा, ये जब जुलूस अज़ा बरामद होगा, जुलजना शरीफ का जुलूस वहाँ से बरामद होगा, आप करेंगे आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी साहब थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचेंगे मिरगोन के अंदर, जहाँ पर वाज़ तबलीग की मजलिस होगी। उसके बाद जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद होगा, तो ज़ोहर की नमाज क्या वहीं पर होगी जहाँ पर इससे कदीम रिवायात के मुताबिक बिहिश्त ज़हरा पार्क के अंदर होती है? क्या वहीं पर रखने का एहतमाम है या इंतज़ामिया कोई और अरेंजमेंट भी कर चुकी है? गवर, एक बार आप सवाल फिर दोहराएं, थोड़ी आवाज कम आ रही है। मेरा सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर में जब जुलजना जुलूस बरामद होगा वहां से आगा साहब की क़यादत में, तो जो नमाज का तायीन वक्त होता है, जो हम देखते हैं डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बिल्कुल पास में जो पार्क है बिहिश्त ज़हरा पार्क, क्या वहीं पर नमाज ज़ोहर का वक्त मुकर्रर किया गया है, वहीं पर नमाज अदा होगी या कहीं और पर? नहीं, जहाँ तक आपने नमाज की बात करी, जैसे ही मैच दोपहर है डीसी ऑफिस के पास जो बिहिश्त ज़हरा पार्क है वहाँ पर जो है नमाज होगी और नमाज के बाद आगा साहब वहाँ पर भी जो है तबलीग करेंगे। उसके बाद फिर एक बार जो जुलूस है वो बडगाम के टाउन की तरफ जाएगा। अच्छा, और नमाज का जो ट्रैफिक एडवाइजरी किस तरीके की है इस वक्त? ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ है? क्योंकि इस रूट से जब हम देखते हैं तो आगे बहुत सारा इलाका है जो जाता है, तो ट्रैफिक को कहाँ से डाइवर्ट किया गया? क्योंकि जो मेन बस स्टैंड है क्या वहां पर रोका गया है और आगे चलने की किस तरीके से इजाजत है? देखिए, जहां हम पुलिस की एडवाइजरी की बात करें, क्योंकि ये वो रोड है मिरगुंड से बडगाम तक रोड जो है ये मुकम्मल बंद ही रहता है। अभी तक जो है रोड खुला है, क्योंकि जैसे ही मिरगुंड मोड़ पे ट्रैफिक जुलूस पहुंचेगा उसके बाद उस रोड को बंद किया जाता है। जैसे वो आगे जाएगा फिर उस रोड को एक बार फिर खोला जाएगा। वही जब हम बडगाम टाउन की बात करें तो फिलहाल अभी टाउन में जो है ट्रैफिक जो रह रहा है, और कई जगहों पे अगर इस वक्त जुलूस है तो उसको पहले से ही डाइवर्ट किया गया, क्योंकि इस बार अगर हम देखें बडगाम में कई ऐसे रूट जो नए बनाए गए। करीपुरा एक रोड है जहां से गाड़ियों को आने जाने के लिए इजाजत दी गई है। वहीं पर रेलवे स्टेशन के पास ही लिंक रोड है, वहां से भी गाड़ियों को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर कोई इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई पेशेंट हो, उसको आज़ादार खुद भी जगह देते हैं और पहले उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। अगर आज एक तो छुट्टी भी है और दूसरा ये कि लोग कम घरों से निकलते हैं, खाली ज़्यादा आज़ादार ही घर से बाहर निकलते हैं। अगर कोई इनकेस इमरजेंसी होती है उसको आज़ादार भी रास्ता देते हैं, चाहे जुलूस भी क्यों ना हो, उसके लिए आज़ादारों ने रास्ता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अशरफ ज्वाइन करने के लिए। आप सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहिएगा वक्फे से कि जुलूस अज़ा जब बरामद होगा तो कहाँ से होगा। सबीलों की भी तस्वीरें जरूर दिखाइएगा जो मकामी लोगों की तरफ से वहां पर लगाई गई है। श्रीनगर चलते हैं जी, साहिल इकबाल फोन लाइन पर हमारे साथ है। साहिल, क्या कुछ इतलात है? कल हमने देखा था कि डल के अंदरूनी इलाके में भी
बड़ा ज़बरदस्त जुलूस बरामद किया गया था और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, चाहे वो हब्बा कदल का एरिया हो या फिर डाउनटाउन के इलाके हो, वहाँ पर जुलझना के जुलूस जो थे वो बरामद हो रहे थे, अलम शरीफ के जुलूस बरामद हुए थे। आज क्या कुछ तैयारियां हैं अभी तक, और अरेंजमेंट्स क्या कुछ किए जा रहे हैं? और आपको बता दूं कि आज 10 मुहर्रम हराम यानी कि आशूरा दिन है और दुनिया भर के साथ साथ या मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी इस दिन को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। और जहाँ तक श्रीनगर शहर की बात है तो श्रीनगर शहर में भी आज के दिन जो है अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। और इसकी जो है अगर हम पुलिस की तरफ से बात करें तो पुलिस ने भी इस आज दिन के हवाले से एक ऑर्डर सामने लाया है और उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आज यानी 10 मुहर्रम हराम की तारीख है। आज जो सबसे बड़ा जुलूस बड़ा कदम से निकलता है और उसके बाद वो ज़रीफ बल में इख्तिताम पज़ीर होता है, जिसमें हजारों की तादाद में जो आज़ादार हैं वो निकलते हैं और इमाम हुसैन और उनके अयाल के साथ ताज़ियत करते हैं। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, इसलिए ये भी साथ ही साथ बताया गया है कि जो रैलीज निकलती हैं इनको मद्देनजर रखते हुए इनमें कोई खलल ना पड़े, इसलिए पुलिस जो है ने ये भी बताया है, पुलिस के एक औला अहदेदार ने ये भी बताया है कि उन रूट्स पर जो है हमें कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकती हैं, सिर्फ ट्रैफिक की नकलो हमल को मद्देनजर रखते हुए। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो लाल चौक का आबी गुजर इलाका है उसको छोड़कर श्रीनगर में कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी या इंटरनेट पर कदगन नहीं होंगे और इस दिन को अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाएगा। अगर हम रडीबल की बात करें तो वहां पर जिस तरह से मैंने पहले ही अर्ज किया कि हजारों की तादाद में आज़ादार जमा होते हैं और उनके लिए जो है कई सबीलें जो है लगाई जाती हैं, कुछ एक अपनी तरफ से भी लगाई जाती हैं और कुछ एक गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाई जाती हैं, फिर चाहे वो पुलिस महकमा हो या म्युनिसिपल कमेटी का महकमा हो या दीगर जो। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ साहिल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर से इत्तला ये है कि पाबंदियां कहीं पर भी नहीं रहेंगी। आबी गुजर के आसपास के इलाके के अंदर सेक्शन 144 है, बाकी रेस्ट्रिक्शंस कहीं पर भी नहीं। आज़ादारी के जुलूस बरामद किए जाएंगे। इंतजामिया ने पहले ही मुकर्ररा रूट्स किए हैं, टाइम को दिया गया है, उसी टाइम और रूट के हिसाब से आज़ादारी के जुलूस चलेंगे। ताहम कई मकामात पर ट्रैफिक डाइवर्जन ज़रूर होंगी, वो जुलूस की वजह से होती है, वो माजी में भी होती थी, वो आज भी रहेंगी। तो उम्मीद करें कि आज का दिन खुश असलूबी के साथ निकले और किसी तरीके की किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला ना मिले। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी करते हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने असासों की फ़हरिस्त जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वज़रा के असासों का ऐलान कर दिया है कि किस वज़ीर के पास कितना है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिल्कियती अराजी में मिल्कियती असासों में कमी हुई है और ये डिक्लेरेशन उन्होंने खुद दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के पास अब कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ज़मीन या घर जिसे आप कहेंगे वो नहीं बचा है, क्योंकि उनका जो रेजिडेंशियल प्लॉट गुजरात के अंदर जो शेयर उनका था प्लॉट के अंदर वो उन्होंने डोनेट कर दिया है। ये उन्होंने अपने उस बयान हल्फी में दे दिया है जो हर साल 31 मार्च को सबमिट करना होता है और जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई है 31 मार्च सन 2022 को डिक्लेरेशन ये बताता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मूवेबल एसेट्स इंक्रीज हुए हैं 1,97,00,000 से बढ़कर ये जनाब 31 मार्च 2021 को ये बढ़े हैं जी। ये थे कुल मिलाकर 2,23,82,504 और जो फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट था या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और जो उनके पास गोल्ड था उसका टोटल असासा इतना बचा है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। एनालिसिस जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दफ्तर का है वो और जो एफिडेविट है वो ये बताता है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो कैश फ्लो यानी कैश इन हैंड है उसमें काफ़ी कमी आई है, यानी जो पहले उनके अकाउंट में पैसा था वो इजाफा नहीं हुआ है बल्कि कम हुआ है। और ये जो कम हुआ है 36,900 रुपया लास्ट ईयर था, अब वो 35,250 रुपया उनके बैंक बैलेंस के अंदर कमी हुई है। और इसके साथ साथ 31 मार्च 2022 का ये जो डिटेल्स आई हैं और लेटेस्ट डिक्लेरेशन में ये भी बताया गया कि एफडीआर जो और एमओडी बैलेंस जो उनका है वो 2,10,33,226 था।
ये जनाब बढ़ गया है। एक ये कहाँ चला गया है, 31 मार्च 2021 को जो एफिडेविट आया है इसमें भी कमी आई है, ये 1 करोड़ के आसपास आया है, 1 करोड़ 83 लाख के आसपास आया है। तो इस तरीके से वज़ीर आज़म साहब का इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ज़मीन जो था उसमें जो उनका गुजरात का प्लॉट था जहां पर उनका 3rd शेयर था उन्होंने वो डोनेट कर दिया है और वो सर्टिफिकेट उन्होंने अपने उसमें लगा दी है। साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म साहब के पास 4 गोल्ड रिंग्स थी जिनका टोटल वज़न था 45 ग्राम 45 ग्राम और इनका वैल्यू था 1,70,000 से कुछ पैसे ज़्यादा। वो जनाब 1 साल पहले की बात थी ये, अब ये बढ़ गया है, ये रह गया है जी 1,48,331 रुपया। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर ने ये साफ कर दिया है कि 10 और काबीनी वुज़रा जिनमें राजनाथ सिंह, RK सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फाक सिंह और दीगर, मुख्तार अब्बास नकवी इसमें शामिल है, इनके भी जो असासे हैं वो जारी कर दिए गए हैं और ये बता दिया गया है कि वुज़रा के असासों और वज़ीर आज़म के असासों में किस तरीके की फ़र्क आई है। और लगातार वज़ीर आज़म रहने के बावजूद भी असासों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि असासे कम हुए हैं। अगर आप एक हिसाब से देखें, जो पिछले साल उनका डिक्लेरेशन था, जो इस साल उनका डिक्लेरेशन आया है, उसके हिसाब से वज़ीर आज़म के असासों में भी कमी आई है और माली जो उनका फाइनेंशियल बैकअप एंड है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। ये एदाद-ओ-शुमार के ज़रिए से, एफिडेविट के ज़रिए से वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जारी कर दिया है सारे एदाद-ओ-शुमार। चलिए, वज़ीर आज़म के मनकूला और गैर मनकूला जायदाद या असासों के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखी। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जो जानकारी हमारे पास थी वो आप तक पहुंचा दी। आगे बढ़ते हैं, बात सरकार के फैसलों की हो रही है तो आप तक ज़रा और जम्मू कश्मीर के एक अहम मंसूबे की तफसीलात भी पहुंचाते हैं और ये मंसूबा है जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी मंसूबा, जिसमें जम्मू और श्रीनगर यानी 2 शहरों को शामिल किया गया। और मुल्क के अंदर जब सबसे पहले 100 शहरों का नाम सामने आया था तो उस वक्त रियासत और मौजूदा वक्त में यूटी के यही 2 वो इलाके हैं जहां पर सरकार की तरफ से सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करने की तफसीलात भी शेयर कर दी गई है। ताज़ा अपडेट जो है, सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च किया, कितना काम पहले और दूसरे मरहले में अभी तक मुकम्मल हुआ, उस पर कुछ तफसीलात शेयर की हैं। और श्रीनगर और जम्मू के अंदर मुख्तलिफ मनसूबे 120 के आसपास जो मंसूबे इस प्रोजेक्ट के तहत हाथ में लिए गए थे, अब तक जो मुकम्मल हुए हैं, तकरीबन 3,057 करोड़ रुपए की लागत से इन मंसूबों को सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों शहरों के अंदर मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरीके से जो इस वक्त जिन मंसूबे के तहत जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम चल रहा है, यानी जो कंप्लीट हुआ है वो 3,057 करोड़ के आसपास की रकम अभी तक खर्च हुई और 120 मंसूबों को लगभग मुकम्मल किया गया। वहीं 3,732 करोड़ रुपए के मंसूबे ऐसे हैं जो सरकार ने इस वक्त हाथ में लिए हैं, जिन पर काम इस वक्त चल रहा है और ये दोनों के अंदर यानी जम्मू शहर में भी है, वादी कश्मीर में श्रीनगर ज़िला जो स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत सरकार में हिस्सा हाथ में लिया है। वहीं सरकार ये भी मानती है कि कुछ सवालात ये भी थे कि क्या कई ऐसे मंसूबे हैं जिनका अभी तक DPR ही तैयार नहीं हो सका है, तो उस पर सरकार ने इनकार करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है जिसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक तैयार ना हुई हो या इस मरहले में अभी तक हो जिसकी DPR तैयार ना की गई हो। तमाम के तमाम मंसूबे कुछ मुकम्मल कर लिए गए हैं, कुछ को हाथ में लिया गया है। दोनों सिटीज़ के अंदर काम शद्दोमत से जारी है और सरकार की तरफ से आपको याद होगा कि पहले ही साल 2023 के स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत जो दर्जनों मंसूबे थे दोनों शहरों में 2023 में डेडलाइन मुकम्मल रखी गई थी, जिसके मुताबिक काम कंप्लीट होने हैं। 120 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का दावा मरकजी वजारत की तरफ से किया गया है। यह एदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट के अंदर रखे गए हैं जी। 120 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिन पर 3,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया सर्व किया गया, ये मुकम्मल हो गए हैं। और उसके साथ साथ जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो प्रोजेक्ट वर्क ऑर्डर यानी वर्क ऑर्डर की स्टेज पर है, यानी अभी वर्क काम नहीं हुआ, ऑर्डर स्टेज पर है जी, वर्क ऑर्डर स्टेज पर है, वो 3,772 करोड़ रुपए के काम है। 3,732 करोड़ रुपया
सर्व किया जाएगा और वो वर्क ऑर्डर की स्टेज पर वो आ गया, यानी किसी भी वक्त उनके काम का हुक्मनामा जारी होगा और वो शुरू हो जाएगा। आसिफ ने पहले ही कहा कि डीपीआर प्रोजेक्ट जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फिरिस्त में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और मरकज की तरफ से 2023 जून 2023 डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है SCM इम्प्लीमेंटेशन यानी स्मार्ट सिटी मिशन को मुकम्मल करने के लिए, जहां 120 प्रोजेक्टों पर 3000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च किया गया है। वहीं पर मजीद 3732 करोड़ रुपया आने वाले दिनों में खर्च होगा। मरकजी शहरी तरक्की वजारत की तरफ से ये बात कही गई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट न तो जम्मू में कोई फंसा है न श्रीनगर के अंदर कोई फंसा है, क्योंकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से काफ़ी ऊपर तक काम चला गया है। और उसके साथ साथ 192 प्रोजेक्ट जिन पर 3732.18 करोड़ रुपया जनाब लागत आने का तखमीना है, ये वर्क ऑर्डर स्टेज पर है। 73 प्रोजेक्ट यानी 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर 1846.94 करोड़ रुपया जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड खर्च करेगी। 119 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर 1885.24 करोड़ रुपया खर्च करेगी जी श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। जम्मू के अंदर 73 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मुकम्मल करना है और कश्मीर के अंदर 119 प्रोजेक्ट मुकम्मल करने हैं। रकूमात मैंने आपके सामने रख दी है। डाटा जो दिया गया है जी, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से हम स्मार्ट सिटी के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये एदाद सरकारी है। एज पर डाटा जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रखा गया, 122 प्रोजेक्ट जिन पर 30,000 करोड़ रुपया सर्व किया गया है जी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। उनमें 56 प्रोजेक्ट 56 प्रोजेक्ट जम्मू के मुकम्मल किए गए हैं और 66 प्रोजेक्ट श्रीनगर के मुकम्मल किए गए हैं। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अब जब 1 साल से कम वक्त बचा है इस स्मार्ट सिटी मिशन को मुकम्मल करने के लिए, तो सरकार की तरफ से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जम्मू स्मार्ट सिटी के हैं, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के हैं, उनकी मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशनल इवैल्यूएशन के लिए बाकायदा तौर पर हाई पावर कमेटी बनाई गई है। और ये टेरिटोरियल लेवल हाई पावर कमेटी जो है, इसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी खुद कर रहे हैं, डॉक्टर रविकुमार मेहता साहब कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो प्रोजेक्ट हमने नाम दिया इसका, ये जनाब मुकम्मल होना चाहिए और इसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। यानी अब आपके पास 2023 जून तक स्मार्ट सिटी को मुकम्मल करना होगा। बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वाकई तौर पर अमल दरामद उन पर हो, वो मुकम्मल हो जाए। जून 2023 लास्ट डेडलाइन दे दी गई है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों को मुकम्मल कराने के हवाले से। जम्मू और श्रीनगर के अंदर कितना काम हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, कितने होने वाला है वो भी आपके सामने रखा है। आप अपने आसपास शहर के अंदर भी देखिए कि स्मार्ट सिटी किस तरीके से स्मार्ट बन रही है। बढ़ते हैं जी आगे। स्मार्ट सिटी के बाद जरा बात करते हैं करप्शन की हवाले से भी, क्योंकि करप्शन का बोलबाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। चाहे हुकूमती इदारे जो भी कहे, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के आदाद शुमार ये साफ बता रहे हैं कि करप्शन की जड़ें अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत है। और साल 2020 के दौरान 200 केस अगर सिर्फ एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से सामने रखे जाएंगे और यह साफ किया जाएगा कि जनाब सरकारी ओहदों पर काम करने वाले ओहदेदारों ने अपने ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई है कि किस तरीके से ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने करप्शन किया है। और ये ACB ने अपनी तफसीली रिपोर्ट जो है वो मरकज़ और रियासती इंतजामिया के सामने रखने की बात की है। कुल मिलाकर साल 2020-21 का जब आप आंकड़ा देखेंगे तो साल 2020 में एंटी करप्शन का मानना है कि उनके पास 71 केस आए और साल 2021 के दौरान ये केस जो थे वो 60 से ज़्यादा थे। लेकिन साल 2022 के दौरान आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर तहसीलदार और तहसीलदार से लेकर बड़े अफसरों को शिकंजे में लाने की कोशिशें में इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो लगी हुई है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की कोशिशें कितनी रंग लाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन करप्शन से पाक क्या इंतजामिया होगा, ये एक बड़ा इम्तिहान लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए भी है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि एहतिसाब और अकाउंटेबिलिटी को ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रखा गया है। अगर ऐसा है
तो आज के दिन में जो करप्शन है वो शायद नहीं होता। यही वजह है कि इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सुनिए चल हिलाल आंजुरी इस वक्त हमारे साथ है। हिलाल, खबर ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जब से यूनियन टेरिटरी बनी है और ये कहा गया कि जनाब अब नए कानून के तहत ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तर्ज पर काम कर रहा है, क्या कुछ अभी तक आपके पास आदाद शुमार है? जनरल पब्लिक का परसेप्शन इस काम को लेकर क्या है और जो सरकारी दावे हैं वो कहां पर है? तीनों का जरा खुलासा पेश कीजिएगा। बिल्कुल गौहर, एंटी करप्शन ब्यूरो चाहे इससे पहले यहाँ जिस जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा था, लेकिन इसमें एक बात कहना, साल 2020 के बाद ये इदारा काफी हरकत में नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक जो 200 के आसपास केसेस साल 2020, 21 या 2-2.5 साल के अंदर रजिस्टर हुए हैं, ये मामला अभी भी जेर समाअत हैं, क्योंकि जो केसेस हुए हैं ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आए हैं और इसमें ज्यादातर जो मुकदमात हैं वो सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल, बदअनवानी के इल्जामात, गैर मुतनासिब असासों, गैर कानूनी मुआवजे, गैर मय्यारी अद्वियात की खरीदारी, तामीरात के लिए गैर कानूनी ग्रांट की इजाजत, फंड्स में बेज़ाब्तगियों, बैकडोर तकर्रियों और दीगर मुख्तलिफ गलत कामों से मुतल्लिक दर्ज किए गए हैं। ये मेन मतन इस का है कि इन मामला को लेकर ये केसेस जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने रजिस्टर किए हैं और तकरीबन 200 के आसपास जो अफराद है वो इसके शिकंजे में आ गए हैं और उनसे तहकीकात जो है कार्रवाई जारी है। लेकिन अभी तक भी जो हम कह सकते हैं कि बेशतर केसेस में या अक्सरियत जो अभी केसेस है उससे फैसला नहीं लिया है। ये मामला जेर समाअत है और उसके बाद ही पता चल सकता है, यानी देखने वाली बात होगी कि इन केसों में कितने साबित होते हैं, वही असल में कामयाबी। लेकिन इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान एक चीज जरूर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को हमने इस साल में खासतौर पर ज्यादा मुतहरिक देखा है और चाहे जूनियर इंजीनियर हो, सीनियर इंजीनियर हो, महकमा माल के जो जिम्मेदारान हो, उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की एक अच्छी खासी तादाद जो केसों की है वो देखने को मिली है। एक और चीज जो इस एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में देखने को मिली कि वो एक डर जो है एक करप्ट इंसान के या जो इंसान या कोई ऑफिसर करप्शन करने के ताक में है, उसके दिल में किसी हद तक एक डर का एहसास जो है वो पैदा करने में किसी हद तक पहली बार जो है कामयाब हुआ है। क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि आए रोज एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो कार्रवाई की जाती है उससे किसी हद तक सोसाइटी के अंदर और खासतौर पर जो मुलाजिम तबका है, अफसरान तबका है, उसमें किसी हद तक वो डर और खौफ पैदा करने में कामयाब हुए हैं और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इसका असर पॉजिटिवली इस सोसाइटी के अंदर पाया जाएगा। लेकिन जहां तक केसों का ताल्लुक है वो एक प्रोसेस है और उसमें अब देखने वाली बात होगी कि अगर 200 केसेस फाइल किए गए हैं उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो मुकदमा दर्ज किए हैं, जो कार्रवाई की है, उसमें कितनों में वो इल्जाम साबित करने में कामयाब होते हैं, वही एक बड़ा चैलेंज है और वही एक कामयाबी हो सकती है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जो वक्त हो गया जी यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक बड़े इदारे के अंदर कहाँ पर है और क्यों सवाल उठ रहे हैं। वहीदुप्परा एक बार फिर सुर्खियों में, उस हवाले से भी आपको बाखबर करेंगे। और अब किसान जो है वो नई नई फसलें लगा रहा है और कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हो रही है। क्या कुछ इस पूरी खबर में इससे भी आपको बाखबर करेंगे और मुलाजमीन के हवाले से भी एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि हर पल आपको खबर तह तक बताएंगे। उम्मीद है कि छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ आप देखेंगे।